बात कर रहे थे वर्गीकरण के प्रमाण से। तो वर्गीकरण के प्रमाण में हमने देख लिया कि सबसे पहले प्रोटोजोआ, उसके बाद पॉरीफेरा, यानी कि सबसे पहले जो जीव बने थे वो बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे, जिनको नॉन पोरेटा कहा था। उन्हीं से फिर आगे चल के उनमें परिवर्तन हुआ, उनकी संरचना बदली, नई जाति का विकास हुआ, मछली वर्ग बना। मछली वर्ग के बाद उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। तो इस तरीके से हम जो आज तक यहाँ पहुंचे हैं उसमें जो विकास का क्रम है वो वर्गीकरण से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है सर। तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। हम अगर संरचनाओं की तुलना करें दो जीवों में या दो से अधिक जीवों में, तो उससे भी हमें प्रमाण मिलता है कि हमारा संबंध एक दूसरे जीव से है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, संरचनाओं को दो भागों में बांटा। जो अध्ययन हम करना चाहते हैं दो भागों में बांट के करना चाहते हैं। पहला है समजातता, इंग्लिश में होमोलॉजी, समजातता। दूसरा है समरूपता, एनालॉजी। तो दोनों को अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले करते हैं समजातता। देखिए, समजातता या होमोलॉजी क्या है। तो होमोलॉजी है कि उनके जो उद्भव है, जो अंग है उनका उद्भव है। जैसे अग्रपाद की बात कर लें, अग्रपाद का मतलब हाथ। मानव में अगर हाथ की बात करें, अन्य जंतुओं में से अग्रपाद कहते हैं। तो उनका उद्भव तो एक ही है लेकिन कार्य अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, ये आपके सामने आ गया, इसमें ह्यूमन, डॉग, वर्ड और व्हेल, ये चार जंतुओं के अंगों की तुलना की है। चार जंतुओं के अंगों की तुलना की है। व्हेल मछली का फ्लिपर, फ्लिपर मतलब उसका जो तैरती है, आगे के जो हाथ होते हैं जिनसे मछली तैरती है उसको ले लेते हैं। पक्षी का जो पंख होता है वो अग्रपाद का रूपांतरण है। पक्षी का जो पंख है, पक्षपाद से तो वो बैठता है, जो पीछे वाले जो पैर होते हैं उनसे तो वो बैठता है, उठता है, चलता है। अग्रपादों से यानी हाथों से वो उड़ता है, तो उसका हमने हाथ ले लिए। इसी तरह से कुत्ते की भी हमने हाथ ले लिए, हाथ का मतलब अग्रपाद। और इसी तरह से ह्यूमन का भी हमने हाथ ले लिया। इनके सबके ले लिए हमने हाथ। अब काम देखें तो सबके अलग है। मछली तैरने का काम करती है, व्हेल मछली है वो तैरने का काम करती है। पक्षी है वो उड़ने का काम करते हैं, हाथ। कुत्ता है वो दौड़ने का काम करता है हाथों से, और मानव है वो वस्तुओं को पकड़ने का कार्य करता है। यानी सबके कार्य अलग अलग है। लेकिन इसके अगर उद्भव की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, तो सभी के अंदर वही हड्डियां हैं। कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियल्ना, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और फेलेंजिस। इन सभी जीवों के अंदर हड्डियां वही है। तो ये इस बात को साबित करता है कि हमारा विकास इन्हीं जीवों से हुआ है। किन से? व्हेल मछली से हम आए, उसके बाद पक्षियों में होके हम आए, और कहां तक पहुंचे? मानव तक। तो जो समजात अंग है हमारे शरीर में, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारा जो संबंध है वो दूसरे जीवों से है। अगर हमारा संबंध नहीं होता तो इनमें क्यों पाई जाती ह्यूमरस, रेडियल्ना, मेटाटार्सल्स, टॉर्सल्स में नहीं पाई जाती? इनमें है। इसका मतलब इन्हीं से हम आगे बढ़कर आए। ये बात समझ में आई? समजात अंगों की डेफिनेशन क्या देंगे? वह अंग जो कार्य में तो अलग अलग है लेकिन उद्भव और मूल संरचना समान। उत्पत्ति एक ही संरचना से हुई है, एक ही मूल रूप है इनका। जैसे जैसे परिस्थितियां बदली प्रकृति की, वैसे वैसे कार्य अलग अलग पकड़ लिए। क्लियर? आगे चलें। यस आप सर। लोग सुन पा रहे हैं? ओके। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? ठीक चल रही है आवाज? हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल आपको सही। ओके ओके। तो उसके बाद दूसरे अंग हैं वो समरूप अंग है। पहला तो समजात पहला तो समजात अंग हो गए। दूसरे हैं समरूप अंग, जिनको एनालॉजी कहते हैं। देखिए, इसका अपोजिट करो। कार्य तो समान हो गए और उद्भव यानी मूल संरचना उनकी अलग अलग है। कार्य समान है, इसका अपोजिट कर दो। समजात अंगों का समरूप अंग होते हैं, वो अपोजिट होते हैं। कैसे अपोजिट हुए? हमने पहले के अंदर कहा है, समजात अंगों में कहा है कि इनका उद्भव यानी मूल संरचना समान है, कार्य अलग है। लेकिन समरूप अंगों की बात करें तो कार्य समान है लेकिन उद्भव और संरचना इनकी अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये आ गए, तो इसमें हम देख रहे हैं आप लोगों को कुछ पंख दिखाई दे रहे हैं। एक पंख है वो चमगादड़ का, दूसरा पंख है वो पक्षी का,
तीसरा पंख है वो किसी कीट का है, और चौथा है वो तितली का। ठीक, अब हमने बात की है यहाँ पर कि चमगादड़ का जो पंख होगा वो किससे बना होता है, इसका उद्भव क्या है? इसका उद्भव है हाथों के अंदर, हाथों की उंगलियों के अंदर स्किन का, यानी त्वचा पाई जाती है, स्किन से बनी होती है चमगादड़ के पंख। आपने चमगादड़ को देखा होगा, चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो त्वचा से बने होते हैं। मैं भी दिखाऊंगा आपको चमगादड़, उनके जो स्किन है वो आप देख पाएंगे अभी, मैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूँ। पक्षी का जो पंख होता है वो आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो क्या कहते हैं, पर, फिदर्स, उनसे मिलकर बना होता है। इसी तरह से कीट है वो काइटिन से बना होता है, कड़क इसमें लेयर पाई जाती है। इसी तरह से तितली भी, इसका भी उद्भव अलग है। तो इनके उद्भव, इनकी संरचनाएं अलग अलग हैं, लेकिन कार्य क्या है? समान। ऐसे अंगों को समवृत्ति अंग कहते हैं। तो देखिए, कार्य समान हो सकते हैं लेकिन उद्भव क्या हुआ? अलग अलग। तो ये जो अंग होते हैं, समवृत्ति अंग, समजात अंग, ये एक जीव से दूसरे जीव की संबंधता को दर्शाते हैं और ये साबित करते हैं कि हमारा इनसे संबंध है, यानी कि पहले ये आए होंगे या पहले हम आए होंगे। लेकिन जब और प्रमाण देखते हैं तो पता चलता है कि हम बाद में आए हैं और ये जीव हमसे पहले। जैसे वर्गीकरण का प्रमाण देखा, वर्गीकरण के प्रमाण से जो हमारे सामने चीजें आई वो ये आई कि मैमेलिया है तो वर्ग सबसे अंत में बना है। अब देखिए, ये जो हमने बात की थी अभी, समजात अंगों का एग्जाम्पल है, इसमें कार्य दिखा रखे हैं। जैसे चमगादड़ है वो उड़ने का कार्य करती है, समजात अंग है ये। व्हेल का फिलिपर है वो तैरने का काम करते हैं। चीता है वो दौड़ने का काम करता है। अग्रपाद और मानव का हाथ है वो वस्तुओं को पकड़ने का। तो इसमें कार्य को शो कर रखा है। तो इसी तरह से हमने देखा कि जो समजात और समवृत्ति अंग दोनों को हमने अलग अलग आइडेंटिफाई किया। उसके बाद बात कर रहे हैं ये आपके सामने है वो एक छिपकली है, नाम जानते हैं इसका? फ्लाइंग लिजर्ड। ड्रैको, फ्लाइंग लिजर्ड, ड्रैको। इसके जो पंख हैं वो स्किन से बने हुए हैं, जैसे चमगादड़ से होते हैं ना, चमगादड़ के पंख होते हैं, ऐसे ही सेम किसके हैं? ड्रैको के हैं, स्किन से बने होते हैं। ये ड्रैको है, ये हवा में उड़ती है और पेड़ों के बीच में छिप जाती है ड्रैको। अब ये आपके सामने चमगादड़ भी आ गया। तो ये जो है वो सारी जो चमगादड़ और ड्रैको की अगर तुलना करें तो ये कौन से अंग होंगे? समजात अंग है या समवृत्ति अंग? समजात। समजात नहीं, समृद्धि है। काम अलग है, काम सेम है तो समरूपता हो। समरूप। समवृत्ति अंग हाँ, है ना, काम सेम है ना, काम समान समरूप हो गए। सब अलग है। ड्रैको के अंदर जो पसलियां होती है, पसलियां, वो पंख का कंकाल बनाती है। पसलियां लंबी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं और पंख बना लेती हैं। जबकि चमगादड़ के अंदर जो हाथ है उसका, वो अपनी स्किन से बना हुआ है ना। जब उद्भव समान होता है, सॉरी, उद्भव अलग अलग है। जब कार्य समान होता है तो वो समवृत्ति अंग, और जब कार्य अलग अलग होते हैं तो समजात। सर रिपीट कर। अच्छा, दोनों को कंफ्यूज हो रहा है। देखिए, समजात है मतलब ये हुआ तो समजात, समजात का मतलब एक ही जाति से, एक ही उद्भव से उनकी उत्पत्ति हुई है और कार्य अलग अलग करते हैं। तो ऐसे तो समजात। वृत्ति का मतलब होता है कार्य, वृत्ति का मतलब होता है कार्य। समवृत्ति मतलब समान कार्य करने वाले अंग। कार्य तो समान है लेकिन उद्भव अलग अलग है।
आप लोग मुझे सुन पाए? जी सर। लिया। यस सर। लिया। ओके, तो ऐसे हम दोनों को याद कर सकते हैं। वृत्ति का मतलब होता है कार्य, है ना, और समवृत्ति है तो समान कार्य हो गया। इसी तरह से समजात का मतलब है एक ही जाति मतलब उनका उद्भव उत्पत्ति एक ही है, बस कार्य अलग अलग करते हैं। होमोसेपियंस एक ही जाति है लेकिन कार्य अलग अलग करती है। ठीक, आगे चलें। आगे चलिए। तो फिर समृद्धि से अंग चली गई आवाज। कर लिया है। ये हमने दो तरीके से अंगों को बांटा, समजात अंग और समवृत्ति अंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। यस सर। ठीक है। याद हो सर। जाएगा आप लोगों को समजात और समवृत्ति अंग, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति उद्भव इनकी प्रजाति एक ही हो गई तो वो समजात हो गए। और समवृत्ति का मतलब समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, समवृत्ति का मतलब जिनका जिनके काम कार्य समान है और उनका जो उद्भव है वो अलग अलग है, यानी कि उनकी मूल संरचनाएं अलग अलग है, कार्य समान है। ठीक, जी सर। उसके बाद है संयोजक कड़ियों से प्रमाण। ये है मेन जो महत्वपूर्ण प्रमाण है इसका जैव विकास का, वो है संयोजक कड़ियां, कनेक्टिव लिंक्स। तो देखिए क्या होती है संयोजक कड़ियां। जैसे हमने कहा था कि निर्जीव से सजीव आए, सजीव यानी पहली कोशिका किससे बनी? निर्जीव से। तो ये प्रमाण है, वायरस इस बात का प्रमाण है कि वायरस में सजीव के गुण भी हैं और निर्जीव के भी, यानी कि वायरस से क्या बनी होगी? वायरस के अंदर जब चेंज हुआ होगा तब जाके पहली जीवित कोशिका बनी होगी। क्लियर? पहला प्रमाण ठीक लगा आप लोगों को? इसमें दम है ज्यादा वाला। और इसी से फिर वर्गीकरण को हमने किया, यानी सरल से जटिल की ओर हमने क्लासिफिकेशन किया। आवाज आ रही है आपको? ये आवाज आ रही है आपकी अब? ठीक है, तो ये जो विषाणु है, याद रखिएगा, आप पूछ लेते हैं कई बार, ये सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि ये जो जीव है वो कौन कौन से जीवों की संयोजक कड़ी है। तो जो विषाणु है वो किस किस की है? निर्जीव और सजीव की। आपने विषाणु तो देखे होंगे, ये जो विषाणु है ये सजीव और निर्जीव, ये अलग अलग आकृति के विषाणु होते हैं। अभी कोरोना है वो कौन सी आकृति का है? स्फेरिकल। हाँ, तो ये किसी भी आकृति के हो सकते हैं। तो ये जो विषाणु है ये इस बात का प्रमाण है कि जो सजीव आए हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि साहब पहली कोशिका फिर कैसे बनी? आप ये तो सब बता दो कि छिपकली से ये बन गया, उससे ये बन गया, कबूतर बन गया, मानव बन गया, लेकिन सवाल आपसे ये पूछ लिया कि साहब पहली कोशिका कैसे बनी, वो बताइए। तो आप बताना निर्जीव पदार्थों से। सजीव जो बना है वो निर्जीव पदार्थों से। प्रमाण भी दे देना कि वायरस है वो इस बात का प्रमाण है कि भाई निर्जीव से सजीव बने होंगे, क्योंकि वायरस में आधे गुण निर्जीव के हैं, आधे गुण सजीव के। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे पास संयोजक कड़ी का, वो है यूग्लिना। तो यूग्लिना के अंदर बना वायरस बेटा सजीव और निर्जीव, यानी कि निर्जीव पदार्थों से सजीव कोशिका की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद है यूग्लिना। यह जो यूग्लिना है ये पादप और जंतु दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। पादप के गुण भी हैं और जंतु के गुण भी। देखिए इसके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का पाया जाना किसका गुण होता है? प्लांट का। प्लांट्स और का। बाकी जब हाँ। पादप का, हाँ प्लांट से की बात है। पादप का गुण हो गया क्लोरोफिल का होना, और बाकी सारे गुण है वो किसके पाए जाते हैं इसमें? जंतु कोशिका के। तो ये दोनों के बीच की संयोजक कड़ी है जिसका नाम है यूग्लिना, पादप और जंतु। तो ये भी कहा जा सकता है कि पादपों में और जंतुओं में भी लिंक है, यानी कि जो पादपों का विकास हुआ है वो किससे हुआ है? जंतुओं से। ठीक है सर यूग्लिना एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, जिसके ये आगे आपको दिख रहा है ना, आगे स्प्रिंग जैसी है जो लगी हुई है, फ्लैजिला जिसको बोलते हैं,
इसके द्वारा तैरकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का गुण केवल जंतुओं का नहीं होता, पादपों में भी पाया जाता है। जैसे शैवाल है, वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हालांकि इनमें तो गति भी पाई जाती है, ये जो है इसमें तो जंतुओं के समान सेल्फ मोशन भी होता है, स्वयं के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते हैं। जो जंतुओं का गुण है जिसको आप पूछना चाह रहे हैं वो इसके अंदर है। सर पहले ठीक है। पादप बने कि ये जंतु? बेटा पहले मेरे अकॉर्डिंग तो जंतु बने होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा संरचना बाद में डेवलप हुई होगी, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि जो पहले जंतु बने हैं वो अपना भोजन ले लेते थे, बैक्टीरिया को भोजन के लिए वो किसी और चीज की जरूरत नहीं, मृत पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ से ही वो अपना भोजन कर लेते थे। जब समुद्र के अंदर यह कार्बनिक पदार्थ खत्म हुए होंगे तब जाके क्लोरोफिल का विकास हुआ। देखिए समझिए, मैं आपको इस थ्योरी को समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे जंतु कोशिका बनी, जैसे वायरस बना या फिर बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया अपना भोजन समुद्र के अंदर घुलनशील कार्बनिक पदार्थों से ले लेता हो। लेकिन जैसे जैसे समुद्र के अंदर कार्बनिक पदार्थ खत्म होते गए होंगे तो मजबूरी में फिर क्लोरोफिल का निर्माण हुआ, और क्लोरोफिल आने के बाद फिर जो समुद्र के अंदर भोजन की कमी हो गई थी वो समस्या खत्म हो गई। फिर तो जो CO2 है। सर फिर ऑक्सीजन का कैसे ये यूज करते थे? ऑक्सीजन का यूज कौन कैसे करता था, पादप या जंतु? पादप तो थे ही नहीं ना पहले। हाँ, तो जंतु कैसे करते थे? जंतु वो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को लेते थे। वायुमंडल में उस समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी तभी जाके जल बना था। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो पृथ्वी पर समुद्र नहीं होते, यानी ऑक्सीजन की मात्रा उस समय पर्याप्त थी। अब अगर बात करते हैं, अब ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर हो गई, लेकिन उस समय ऑक्सीजन की मात्रा 21% से ज्यादा भी हो सकती है, जिसका जंतुओं ने उपयोग किया होगा। ठीक। और जैसे ही पादप बने और ये सिस्टम पूरा एक लागू हुआ, जंतु पादपों का कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर हो गई और वायुमंडल में 21% ये फिक्स है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया मैंने आपके लिए डायग्राम मैं ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे हवा में आपको बताता तो दिक्कत हो जाती है आपको। प्रोटेरोस्पोंजिया है वो प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा, मैं वर्गीकरण का प्रमाण आपको पढ़ा चुका हूं, मैं PPT सेंड करूंगा आपको। वर्गीकरण के प्रमाण में हमने कहा था कि पहले प्रोटोजोआ आया, उसके बाद पॉरीफेरा आया। ये जो प्रोटेरोस्पोंजिया है, यह इस बात का प्रमाण है कि पहले प्रोटोजोआ आया था, उसके बाद पॉरीफेरा, यानी कि प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा बना, तो बीच में ये भी बना होगा। कौन? प्रोटेरोस्पोंजिया। तो बीच में ये आ गया प्रोटेरोस्पोंजिया। ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं प्रोटेरोस्पोंजिया को। तो ये स्पंज के समान भी है और प्रोटोजोआ के समान भी है। आप लोग देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। हाँ, इसकी जो कोशिका है वो प्रोटोजोआ की तरह अलग अलग है, बहुत ज्यादा समूह नहीं बनाया। और स्पंज के जैसे ये हो गया कि कोशिकाओं ने समूह बनाया। देखिए स्पंज के अंदर क्या विशेषता होती है कि कोशिकाओं ने ग्रुप बना लिया, बाकी है तो वो अलग प्रोटोजोआ की तरह, लेकिन ये ग्रुप दोनों के बीच का है ना। तो ये स्पंज की तरह यानी कि पॉरीफेरा की तरह बहुत पास पास है, और ना ही ये प्रोटोजोआ की तरह दूर दूर है। तो इसको जो प्रोटेरोस्पोंजिया है इसको संयोजक कड़ी कहते हैं। किसकी? प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा की। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है पेरिपेटस। पेरिपेटस जो होता है वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। अब देख लेते हैं एक बार पेरिपेटस को। ये जो आपके सामने आ गया पेरिपेटस, ये है किस किस के बीच की कड़ी है? ये कौन कौन से संघ के बीच की कड़ी है? एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। देखिए एनेलिडा का क्या गुण है इसके अंदर? एनेलिडा का गुण है इसकी जो स्किन है उस पर ऐसी लाइन बनी हुई है, सांप के जैसे, रिंग जैसी। आपको दिखाई दे रही है? जूम कर लिया कीजिए अगर दिखाई ना दे तो। जी तो पेरिपेटस के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, ऐसे पूरी जो लंबाई है उस पर रिंग जैसी बनी हुई है। केंचुए के अंदर आपने रिंग देखी है? हाँ।
केंचुआ आपने देखा है? देखा है। हाँ, अच्छी बात है। चलो, किसी का जवाब मुझे हाँ में मिला, मुझे खुशी हुई। तो वो केंचुए जैसा गुण इसमें है, आप देखिए केंचुए जैसा दिख रहा है। तो एक तो गुण हो गया इसमें केंचुए जैसा यानी एनेलिडा का। एक होता है आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा का गुण होता है जो उनके हाथ पैर होते हैं वो जॉइंट वाले संधि युक्त उपांग होते हैं इनके। दोनों गुण इसमें है। इससे क्लियर होता है जॉइंटेड कि पीस। हाँ, जॉइंटेड जो इनके लेग जो होते हैं, हाथ और पैर जिनको कहते हैं उपांग बोलते हैं जिन्हें, अपेंडेजेस, वो कैसे होते हैं? वो संधि युक्त होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। तो ये दोनों गुण हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसीलिए कहा गया था कि एनेलिडा के बाद क्या आया? आर्थ्रोपोडा। यानी वर्गीकरण में इन लिंकेज का बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है जी। सबसे बड़ा वो है सर वो। सर हाँ, केवल आर्थ्रोपोडा केवल बाहरी संरचना के अकॉर्डिंग ही बस लिंक को मतलब निर्धारित कर दिया कि ये इनके बीच की कड़ी है, आंतरिक संरचना कुछ नहीं है। आंतरिक संरचनाएं तो बेटा वही होती है, सारी सबकी सेम होती है, सबके अंदर हर्ट होगा और इनके अंदर आंतरिक संरचनाएं भी सर मिक्स जैसे होती है। आर्थ्रोपोडा की पाचन क्रियाएं अलग होती हैं और सर जो एनिलिडाज होते हैं या फिर सर अदर एनिमल्स होते हैं उनकी अलग होती हैं, तो सर इसका कोई वो नहीं है। नहीं, केवल पाचन क्रियाएं अलग होती है। आप मुझे जरा एक बार बताएंगे कि एनिलिडा आर्थ्रोपोडा की पाचन क्रियाओं में क्या अंतर है? सर एनिलिडा सर जो आर्थ्रोपोडाज होते हैं सर उनकी पाचन क्रिया मतलब कि सर अच्छी होती है, विकसित होती है ज्यादा एनिलिडा से। और सर ये लोग क्या मतलब कि क्या सर भोजन अंतर बताइए बेटा, अंतर बताइए, क्या अंतर है? सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अच्छी होती है, एक अंतर बता दी, कोई एक अंतर। सर अंतर तो ऐसे याद नहीं सर, मतलब कि एनिलिडा सर होते हैं वो सर भोजन के रूप में कौन से पदार्थ लेते हैं और सर आर्थ्रोपोडा अलग पदार्थ लेते हैं भोजन के रूप में। भोजन के रूप में बेटा सभी जीव कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ही लेते हैं, और सभी जीवों के अंदर जितने भी जीव हैं चाहे वो सरल हो या विकसित हो, उनका पाचन के लिए जो एंजाइम्स है वो भी सेम होते हैं। केवल डिफरेंस आता है पाचन तंत्र के विकास पर। तो ये नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स के तो लगभग सभी के समान होते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट से इनका कंपेरिजन करो, कोऑर्डिनेट से अगर इनका कंपेरिजन करेंगे तो जाके वो विकसित हो जाते हैं इनके पाचन तंत्र, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स के तो पाचन तंत्र लगभग सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो सर केवल बॉडी पार्ट्स देखकर लिंक वो मतलब इनमें बताया गया है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इनकी मूल जो आंतरिक संरचना है वो सारे नॉन कोऑर्डिनेटा है, तो नॉन कोऑर्डिनेटा की आंतरिक संरचना लगभग समान है। हालांकि जैसे अगर ऐसे कंपैरिजन कर दोगे कि प्रोटोजोआ और एकाइनोडर्मेटा तो बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आप अगर बिल्कुल पास वाले एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में करेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं। ठीक है सर। हाँ जी। सर ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए तो सर इनको नॉन कोऑर्डिनेट्स में रखा गया है, क्योंकि अगर होता तो उनमें अलग रखते उसमें। हाँ जी, एक समूह क्योंकि इसीलिए बनाया एक ही समान स्पीशीज है। हाँ, एक समूह में इसीलिए रखा गया था क्योंकि इनके आंतरिक गुण लगभग सभी के समान थे, इसीलिए इनको एक समूह में रखा और इनको एक समूह नाम दिया नॉन कोऑर्डिनेटा। वो ठीक कह रहे हैं जो भी बोले। तो हालांकि 19-20 डिफरेंस आएगा कैसे, लेकिन जब बहुत दूर चले जाएंगे प्रोटोजोआ और एकाइनोडर्मेटा में तुलना कर दोगे तो अंतर भी आ जाएगा, लेकिन जब आप बिल्कुल पास पास वाली कड़ियां करोगे एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे बिल्कुल ही बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आंतरिक संरचना भी मिक्स होंगी, केवल बाह्य नहीं। जैसे बाह्य अगर आपकी मिलावट है तो आंतरिक भी मिलावट होगी। ठीक है सर। ओके, ठीक है। तो पेरिपेटस हुआ, उसके बाद है नियोपाइलिना। नियोपाइलिना है वो एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। नियोपाइलिना हम लोग आपको दिखा देते हैं, ये देखिए नियोपाइलिना है। नियोपाइलिना आप लोग देख पा रहे हैं कैसा है नियोपाइलिना? इसके ऊपर कछुआ जैसा है। तो मोलस्का का जो कैरेक्टर है हाँ बेटा, मोलस्का और एनिलिडा का ये किस के समान है? अच्छा, एनिलिडा मोलस्का एनिलिडा। मोलस्का जो होते हैं शंख और सीपी होती है ना, सीपी मोती वाली जी, उसकी तरह इस पे कवच पाया जाता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं ये इसका सीपी की तरह कवच है, यानी मोलस्का का जो गुण है बाह्य कंकाल का पाया जाना वो इसमें है। इसी तरह एनिलिडा की तरह इसमें रिंग पाई जाती है, तो दोनों के गुण इसमें मौजूद हैं, इसीलिए ये भी एक संयोजक कड़ी हो गया।
तो ऐसा माना गया है, अगर इसको अगर देखा जाए कि एनिलिडा से एक तो बना आर्थ्रोपोडा और एक बना मोलस्का। ये भी हो सकता है कि एक एनिलिडा से ऐसा जीव बना जो आर्थ्रोपोडा वाली शाखा को ले गया और एक जीव ऐसा बना जो मोलस्का वाली शाखा को ले गया। सर इसमें ठीक। एनिलिडा का करेक्टर कहाँ है? एनिलिडा का करेक्टर बेटा आपको, चूंकि ये पूरी तरह से आपके सामने नहीं है, बाकी ऊपरी सरफेस पे नहीं, अंदर वाली सरफेस पर इसमें रिंग पाई जाती है। अच्छा। ये एक स्पेसीमैन है, स्पेसीमैन के अंदर रखा जो बहुत ज्यादा, हाँ, चूंकि गल अब गया ये था। की स्थिति में होते हैं तो बहुत ज्यादा हमारे पास इनके एग्जांपल्स नहीं है। ठीक है। और सर ऑक्टोपस होता है, उसके ऊपर तो कोई कवच नहीं होता, तो फिर वो क्यों आता है इसमें मोलस्का में? उसके अंदर आंतरिक कंकाल पाया जाता है, अच्छा ठीक है। मतलब है ना। उसके बाहर भी हो अंदर सकता है कार्टिलेज और का अंदर भी हो सकता है। आंतरिक भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ठीक है। ठीक। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस है वो कशेरुकी और अकशेरुकी, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की कड़ी। इससे साबित होता है कि नॉन कॉर्डेटा से ही कॉर्डेटा का विकास हुआ। ये आप लोग देख पा रहे हैं बेलेनोग्लोसिस। इसके अंदर कॉर्डेट्स के भी करेक्टर हैं और नॉन कॉर्डेट्स के भी। ठीक है। ये सारे बेलेनोग्लोसिस हैं, कई बेलेनोग्लोसिस का डायग्राम है, झुंड है, तो आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो संरचना, आंतरिक संरचना, वो इसके अंदर किसकी जैसी है? नॉन कॉर्डेट्स की, यानी कि जो अंगों का, तंत्रों का जो विकास हुआ है वो तो इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन कॉर्डेट्स का, रीढ़ की हड्डी का पाया जाना अल्प विकसित, ये किसको दर्शाता है? कॉर्डेटा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? किस किस के बीच की कड़ी है? रेप्टिलिया और एवीज, यानी कि सांप से पक्षी बने। तो डायनासोर उड़ने वाला है बोलते हैं। हाँ, डायनासोर उड़ने वाला नहीं, हाँ वो डायनासोर उड़ने वाला, ठीक है, कह सकते हैं। तो हमारे पास जो पक्षी वर्ग है और सांप यानी रेप्टिलिया वर्ग है, उसके बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा पक्षी जिनको ये उड़ने वाले डायनासोर कह रहे हैं? आपको दिखाई दे गया ये? यस सर दिख रहा है। हाँ, तो इसमें पंख पाए जाते हैं पक्षियों की तरह, पंख पाए जाते हैं पक्षियों की तरह, जबड़ा पाया जाता है सांप की तरह, मुंह में दांत होते हैं सांप की तरह, शरीर पर इसके जो त्वचा है वो सांप की तरह, और उड़ने के लिए पंख है पक्षियों की तरह। तो ये हो गया मिक्स, ये बीच की हो गया कड़ी हो गई। हाँ, पक्षी और सरीसृप के यानी रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की कड़ी है ये आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है। ओके सर। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है एक और बैठा है इसमें गुफा से निकलकर बाहर, प्लेटिपस। प्लेटिपस। एकिडिना और प्लेटिपस ये दो होते हैं। ये जो प्लेटिपस है ये किस किस के बीच की कड़ी है? ये बर्ड और मैमल के बीच में लग रहा है। बेटा बर्ड का तो इसमें कुछ मछली है सर, चोंच शायद है ना सर, इसमें मछली चोंच का है, समूह। अंडा भी देते हैं। पहुंच है इसके? हाँ। अंडा भी देता है। तो अब देख लो किस किस की, रेप्टिलिया और मैमेलिया। तो रेप्टाइल कैसे हो गया ये? चेक करो एक बार। रेप्टाइल ऐसे हो गया बेटा, पेट के बल रेंग कर चलता है। अच्छा। जो रेंग कर चलते हैं वो भी रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये आ गया फिर से। तो ये कौन सा वाला बता रहे हैं सर? ये बेटा ये इसकी चोंच सी बनी हुई, अच्छा, ये गुफा से निकलकर बाहर आ गया मिडिल ना। वाला। हाँ, ये middle सर। वाला। तो ये जो है ये आपका रेप्टिलिया और मैमेलिया के बीच की कड़ी है। अंडे भी देता है और शरीर पर बाल भी हैं, पेट के बल रेंग कर भी चलता है? क्या बोलते हैं? अंडे देता है, रेंग कर चलता है, ये तो रेप्टिलिया हो गया, और शरीर पर बाल हैं, बाल, ये मैमेलिया का करेक्टर।
एक बार इसका नाम बताइए सर अगेन। पेरिपेटस। सर प्लेटिपस। हेलो हाँ जी। सर, मैं ये कह रही थी जो प्लेटी उड़ने वाले सांप होते हैं हाँ वो भी आर्क्योटेरिक्स में आएंगे? बेटा, उड़ने वाले सांप कहाँ देखे आप? पर सुना था। बस सुनो मत बेटा, सुना हुआ बहुत देखो लफड़ा कर देता है। भारत है, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा आप लोगों को। आप अध्ययन कीजिए, कहीं अगर आपने ऐसा सुना है उसको आप सर्च कीजिए। सांप छलांग मार सकते हैं, उड़ नहीं सकते। हाँ अच्छा, तो देखा? वो खाली रेप्टाइल्स में ही आएंगे? हेलो छलांग मार सकता है, हाँ जंप कर सकता है। हाँ जी। सर, प्लेटिपस मैमल नहीं होता है, मैमल और बर्ड के बीच में लिंक होता है ये, मैंने पढ़ा है सर ये। बर्ड का बताइए क्या करेक्टर सर है फिर इसमें इसमें? इसमें देखो सर, मैमल कैसे हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर बाल भी हैं। हाँ जी, मैमल तो है ही, मैमल तो ये दिखाई दे रहा है। आप ये बताइए पक्षी कैसे? फिर चोंच चोंच है सर इसकी तो? चोंच तो नहीं है ये। क्या है फिर चोंच ही तो है। मछली का और सर ये नहीं बेटा, चोंच जैसा मुंह भी हो सकता है किसी का, अब इससे कंफ्यूज मत होइए। हाँ, चोंच जैसा बेटा उसका मुंह हो सकता है ना, किसी जीव का मुंह है वो चोंच जैसा हो सकता है। तो उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इसकी चोंच है इसलिए ये चोंच जैसी दिख रही है इसलिए होगा। बाकी ये रैंक कर चल रहा है, इसीलिए ये जो रेप्टाइल जो है। है वो उसका रेप्टिलिया। अंडा भी देता है। सरीसृप और स्तनीय बेटा, रेप्टाइल्स और स्तनीय यानी मेमेलिया का है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि ये पक्षी वर्ग में बिल्कुल मत जाइएगा। कई लोगों का अगर मुंह चोंच जैसा हो गया तो उसको आप पक्षी नहीं कहेंगे। सर ये अंडे देता है ना? अंडे देता है, अंडे तो रेप्टाइल्स भी देते हैं। कोई अंडे दे देगा उसे पक्षी नहीं कह सकते आप। मछली अंडे देती है, हाँ। मेंढक अंडे देते हैं और रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, पक्षी चारों ही अंडे देते हैं, चारों वर्ग। तो जो कोई अंडा दे देगा उसे पक्षी नहीं कहेंगे, जिसका चोंच जैसा मुंह होगा उसे पक्षी नहीं कहेंगे। ठीक है। इसके अंदर अगर पक्षी का गुण होता तो पंख भी होते, जैसे आर्क्योप्टेरिक्स के पंख है ना, तो हाँ। पंख भी होते। पक्षी वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण गुण है पंखों का पाया जाना। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है सर। ये तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम लोगों ने ये देख लिए, सारे डायग्राम देखे, इसको समझने का प्रयास किया। अब भूलोगे तो नहीं? सर नाम भूल बहुत जाओगे? कठिन है इनके। नहीं पता सर, हाँ, नहीं नहीं। नाम लगता था। सर कठिन, एक बार ये बताना नाम तो कठिन अंडे है। का साथ था गया भी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ये अब। हाँ, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता जी। ठीक है, आगे चले। जब समझ में नहीं आता तब नहीं होता सर। हाँ, अब ये थोड़ा देखो, ये वैसे पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि आप लोगों के सामने पहले हवा में तीर मारने पड़ते, अब सामने उठा के रख दिया है तो आप। अब तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ सर चलिए, वो आगे चले। देखने को मिल जाते हैं ना ये डायग्राम, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। खासकर इन जीवों के जैसे नाम लेते, अगर हम आपसे कहते कि भैया एकिडिना होता है, या ये जिसको प्लेटिपस कह रहे हैं, एकिडिना प्लेटिपस, तो ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, तो आप भी कल्पना करते रहते हैं होता होगा। लेकिन अब आपके सामने है तो थोड़ा ठीक लग रहा सर कितना दिखा दो। है। एकिडिना एक बार और देखोगे? सर सबसे बड़ा कागज एकिडिना प्लेटिपस पूरा नाम है। सर। तो ये सेम है हेलो फिर। हाँ, नहीं है, इसी के करेक्टर सेम है। हाँ बताएं बताएं। सर जब कुछ कह बैक रहे हैं करिए आप? थोड़ा, अभी बैक आया था जो एक अंडे की तरह का सा, और बैक अच्छा, और बैक यहाँ करना पे है क्या? ये वाले जो 2 अंडे से हाँ सर ये यही ऊपर वाले। वाला ही है, ये ऊपर हाँ वाला सर ये ये नीचे बताइए। ऊपर वाला है, नियोपाइलिना है ये, मोलस्का और एनिलिडा वाला, जिसके ये ऊपर सीपी नाम सर जैसा मैंने बताया था ना बीच मैंने, में सीपी। लगा है। हाँ जी, नियोपाइलिना। हाँ जी, आगे चले। हाँ सर। जी सर। ठीक है,
उसके बाद तीसरा जो प्रमाण है नेक्स्ट है वो है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन क्या होता है। कई बार हमारे जो संतान होती हैं उनमें ऐसे गुण आ जाते हैं जो हमारे पूर्वजों में थे। जैसे हमारे पूर्वजों की पूंछ थी तो किसी बच्चे के पूंछ आ गई, ये क्या कहलाती है? पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहलाता है। और इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा जो विकास हुआ है वो पूंछ वाले जीव जंतुओं से हुआ। ठीक इसी तरह से चिंपैंजी के शरीर पर जैसे बाल होते हैं वैसे बाल किसी न किसी इंसान में प्रकट हो जाते हैं। रेयर होता है, हजारों लाखों में कोई एक इंसान ऐसा होता है जिस पर वो लक्षण आ जाते हैं। तो ये कहलाती है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन। आप लोग देखना चाहेंगे? दिखा दो। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये शरीर पर बहुत ज्यादा बालों का पाया जाना, ये हो सकता है पूर्वजता। या फिर ये जो निपल्स होते हैं, जैसे एनिमल के अंदर बात करते हैं तो 2 से अधिक निपल्स होते हैं, तो जो हमारा वक्ष भाग है इस पर 2 से अधिक निपल्स का पाया जाना भी इस बात को दर्शाता है कि हमारा विकास है वो दूसरे जीव जंतुओं से हुआ है। तीसरा है हमारे जो कैनाइन राक्षस वाले जो दांत हैं वो कभी कभी प्रकट हो जाते हैं, चीरने फाड़ने वाले। अभी हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी के अंदर आप देखेंगे ये दांत बहुत लंबे हो जाते हैं। जब ये दांत लंबे हो रहे हैं तो ये किसका प्रमाण है? पूर्वजता का। इसी तरह से ये जो पूंछ है, पूंछ का पाया जाना भी किसका प्रमाण है? पूर्वजता या प्रत्यावर्तन का। क्लियर? बात समझ में आई आपको? यस सर। और देख लीजिए चाहो तो, ये है जैसे, तो इस तरह से बालों का पाया जाना ये चिंपैंजी और उनसे जो पहले के आदि मानव थे उस तरीके का गुण है ये। इसी तरह से ये आप देख रहे हैं निपल्स का पाया जाना वक्ष भाग में, तो 2 से अधिक निपल्स का पाया जाना भी इस बात का प्रमाण है कि हमारा जो विकास हुआ है वो दूसरे जीव जंतुओं से हुआ है। इसी तरह से ये पूंछ वाला जो बेबी आप देख रहे हैं ये भी पूर्वजता या प्रत्यावर्तन का उदाहरण है। बात समझ में आ गई आप लोगों के? यस सर। अब आप ये मत कहना ये हमने देखे नहीं है, ये हजारों लाखों में एक रेयर होते हैं, रेयर। और अगर ये पैदा हो भी गए तो लोगों को पता नहीं पड़ता, उससे पहले इनको खत्म कर दिया जाता है। हमें ध्यान है एक बार हम अपनी नानी के यहाँ थे, बहुत छोटे थे, तब हमारी मम्मी ऐसे गांव में हल्ला मचा हुआ था कि ऐसा बच्चा हुआ, बंदर पैदा हुआ, बंदर। और उसको जो होते हैं गांव में जो जन्म कराती हैं उन्होंने उसको मटकी में ऐसे मार के दबा के और मिट्टी में गाड़ दिया और कहा कि वो तो बंदर हुआ था, कोई राक्षस हुआ था, कोई खईस, वो जो गांव में प्रचलन होता है। तो ऐसे जो जीव, ऐसे जो गुण उत्पन्न हो जाते हैं उनको वहीं खत्म कर दिया जाता है, या ये स्वतः भी खत्म हो जाते, ज्यादा सर्वाइवल नहीं होते ये। तो इस तरीके से ये जो गुण है वो कहलाता है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन का प्रमाण। ये साबित करता है, इन गुणों का आ जाना इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो विकास है, उनके हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे सामने है। सर तो ये थोड़ी है और कि बात मतलब मैं अगर आपको बता, कि अगर कोई हाँ, एक्स्ट्रा बोलिए। अंग है तो फिर उसकी मानसिक स्थिति भी मतलब अब नॉर्मल होगी, नॉर्मल भी तो हो सकता है वो। नहीं, वो नॉर्मल ही होता है, एबनॉर्मल कतई नहीं होता, लेकिन समाज उसको एबनॉर्मल बना देता है और जैसे जैसे वो व्यस्त होता है वो एबनॉर्मल ही हो जाता है। लोगों का देखने का नजरिया, लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो इस चीज को नहीं समझते कि ये रेयर केस है और ऐसा नेचुरल है ये। वो उसको अलग वे में ले जाते हैं, भाई तुम तो हमसे हटके, उसको वो समाज के अंदर मान सम्मान वो सब चीजें लगाव जो होता है वो उसको असामान्य कर देता है। बाकी उसमें कुछ अलग सी चीज नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है, उसको भी जीने का हक है, वो भी एक जीव है। चलिए जी आगे चलें। हाँ सर। नेक्स्ट है तुलनात्मक भ्रूणकी से प्रमाण। जो एम्ब्रियोलॉजी होती है, एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, अगर उनका अध्ययन किया जाए तो उससे भी हमें बहुत कुछ ये पता चलता है कि ये तो सब एक ही गोलमाल है मामला। देखिए जैसे ये देख लीजिए, इनको सबको देखो ध्यान से। अब इसमें एक फिश है,
एक सैलामेंडर है, सैलामेंडर का मतलब एम्फीबियन, मेंढक वाला। तीसरा है टर्टल, कछुए का बच्चा, चिक, उसके बाद होग, कॉफ, रेबिट, मैन। तो बहुत सारे बच्चों का अध्ययन किया गया, इस तरह से तुलना की गई बच्चों की। तो आप ऊपर वाली लाइन को देखिए, ऊपर वाली लाइन को, ऊपर वाली लाइन को देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे बच्चा है किसका। जैसी मछली वैसे हम। हाँ सर सेम लग रहा है। तो मुझे कुछ दिखाई देख नहीं दे पा रहा रहे है ये। हैं? एक जैसा लग रहा दिखाई है। नहीं दे- सब एक जैसे हैं। आप लोग ऊपरी लाइन के सारे बच्चे देख लीजिए, सब एक जैसे लग रहे हैं। तो सारे एक जैसे हैं ना। तो हम एक जैसे हैं, आप समझ जाओ। आप हम क्यों कह देते हैं कि किसी को मत मारो पीटो भाई, क्योंकि हम सब तो है तो एक ही। अगर इनिशियल कंडीशन ले ली जाए तो हमारे शरीर पर गिल्स का पाया जाना, मानव में, कबूतर में, सांप में गिल्स का पाया जाना, यानी गिल्स का मतलब गिल्स दरारें, इनका पाया जाना क्या हमारा मछली से लिंक को नहीं दर्शाता? आप लोग देख रहे होंगे ऐसे 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 लाइन बनी हुई है उंगलियों से। यहाँ मुंह के नीचे देखेंगे, मुंह के नीचे लाइन सी बनी हुई है, लाइन सी बनी हुई है ना। हाँ सर। वो गिल्स क्लोम, जो गिल्स दरारें हैं, इन दरारों का पाया जाना इस बात को दर्शाता है कि हमारा मछली से सीधा कहीं ना कहीं जुड़ाव है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा और सर ये। जैसे है तो है ये। हाँ सर, ये तो मैंने तो आपको बीएससी में दिखाई ही पढ़ा है कि बताओ बेटा क्या कह रहे हो बीएससी में? मैंने सर ये बीएससी में पढ़ा है कि गिल्स का और हमारा कनेक्शन है पहले से ही। हाँ बेटा है। हमारे जब भ्रूण, जब हम होते हैं, छोटे होते हैं, जब हमारा विकास हो रहा होता है, उस समय हमारे शरीर में भी गिल्स दरारें बनती हैं। वो बाद में जाके ना जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वो नष्ट हो जाती है। हाँ, वो लेकिन खत्म हो बनना, जाती है समय के अनुसार। हाँ बनना इस बात को दर्शाता है कि हमारा संबंध मछलियों से है। अगर हमारा संबंध नहीं होता तो हमारे गिल्स का क्या मतलब? ठीक है, आगे चलें। दूसरी लाइन को देखिएगा, दूसरी लाइन को। तो फिर जो हमारा, जैसे दूसरी लाइन शुरू करते हैं तो हमारा संबंध मछली से कम होता जाता है, दूसरों से थोड़ा थोड़ा रह जाता है। सर आप मुझे देख तो रहे हैं? दिखाई नहीं। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? टेढ़ी सी दिख रही है। मुझे नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है लेकिन टेढ़ी दिख रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रही है सर। बेटा वो फोन को सीधा पकड़ लो। नहीं है सर। कोई नहीं, छोड़िए। मिनिमाइज कर लो, मिनिमाइज हो जाएगी स्क्रीन। हाँ कर कुछ लेते कर लो बेटा। हाँ सर, अब दिख गई। ओके सर। हाँ गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको दिख गई। हाँ अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम मतलब नीचे आते हैं, यानी हमारा विकास होता जाता है, तो मछली से समानता देखिए, मछली से कम होती जा रही है, सैलामेंडर से कम होती जा रही है। लेकिन जो दूसरे हैं, जो हमारे बिल्कुल नजदीक हैं, जिनसे हम अभी बने हैं, मतलब हमसे अभी अलग हुए हैं, वो उनसे हमारी समानता ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे रैबिट का और मानव का, देखिए रैबिट का, मानव का और कॉफ, तीनों एक जैसे नजर आ रहे होंगे। हाँ सर तीनों एक जैसे एक जैसा ही। हाँ थोड़ा और फिर जब और आगे चलेंगे तब जाके हम अलग अलग हो पाते हैं, तब दिखता है कि वो खरगोश है, ये मानव है, वो बंदर है, वो छिपकली है, तब जाके अलग अलग होते हैं। बात समझे? यस सर। तो ये भी इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी शकल सूरत खरगोश के बच्चे की शकल सूरत के समान है। इसका मतलब हम कभी खरगोश भी रहे हैं। आप लोग परेशान तो नहीं हो गए आज? मैंने आप सबको जानवर बना दिया। नहीं सर। हाँ बेटा, हमें हमें समझना होगा कि जीवों का विकास, जो आप लोग आश्चर्य समझते जब हम कह देते हैं कि नहीं हम तो बंदर से बने, हम ऐसे ही नहीं कह देते, हम इन प्रमाणों के आधार पर कह देते हैं। जब हमने अध्ययन किया, इनके प्रमाण देखे, तब जाके। अब हर कोई आदमी इन सब चीजों को नहीं पढ़ा लिखा होता। आप अपने गार्जियन से भी बात करेंगे तो आपको डांट देंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ये सब नहीं देखा, ना भ्रूणों का अध्ययन किया होगा, ना क्लासिफिकेशन। तो जो देखा होता है, जो जानते हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। आप भी पढ़े लिखे हैं, भारतीय समाज में बहुत तरह की समस्याएं भी हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है आपके अंदर और कल्चर के अंदर। तो इन्हें हमें समझना होगा। मैं दरअसल इनको समझाने के लिए, मैं पढ़ाता केवल किताब के लिए तो ऐसे पढ़ा देता, आपके सामने इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप भ्रूणीय एक्चुअल पोजीशन में नहीं जाएंगे, लेकिन डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े से रंग बिरंगे हैं, बात वही है। सर ये हॉक किसका बेबी है?
अब बेटा हॉग किसका हो सकता है बताओ? पिग का लग रहा है। हाँ पिग का लग रहा है, बिल्कुल पिग का ही है। ठीक है, हाँ लग तो पिग हाँ जैसा जी। रहा है। ठीक है, आगे चले। ये थोड़े कलरफुल है, चीजें वही है जो मैंने एक्सप्लेन की है वही है। नेक्स्ट है इसके अंदर एक चीज और कहना चाहूंगा जो आपके सामने है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला और विभेदीकरण। ये कुछ भ्रूणीय अवस्था है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला और विभेदीकरण। डिफरेंशिएशन जो होता है, विभेदीकरण, ये जो अवस्था है ये सभी के भ्रूणों में पाई जाती है। हमारे अंदर भी होंगी, गाय के अंदर भी होंगी, सभी के अंदर जितने जीव हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, उन सभी में ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनका पाया जाना, सभी में एक समान का पाया जाना भी इस बात को दर्शाता है कि हमारा विकास इन जीवों से, हमारे इन पूर्वजों से हुआ। बात समझ में आई? तो ये तुलनात्मक प्रवणकी से भी हमें प्रमाण मिला कि हमारा विकास दूसरे जीवों से हुआ। विभेदीकरण क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब कोशिकाओं का समूह बन गया तो कोई कोशिका हाथ बनाएगी, कोई कोशिका पैर बनाएगी, कोई कोशिका दिमाग बनाएगी, कोई कोशिका लिवर बनाएगी। सब कोशिकाएं अपने अपने काम में जुट जाती हैं और शरीर बना देती हैं। इसको डिफरेंशिएशन। अलग अलग कार्य। हाँ, हर एक कोशिका अपना अपना कार्य में जुट जाती है और शरीर का निर्माण करती है कोशिका। आगे चले। नेक्स्ट है अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग होते हैं हमारे शरीर में। कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में, कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई रोल नहीं। हाँ जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी पाए जाते हैं। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मानव की बात करें तो त्वचा पर बाल, त्वचा पर हमारे शरीर में बाल का कोई रोल नहीं। बाल होते थे ठंड से बचाने के लिए हमारे शरीर को। अब हम चूंकि कपड़े पहनने लग गए तो फिर बालों की भूमिका खत्म हो गई, लेकिन फिर भी बाल पाए जा रहे हैं, तो अब इनको हम अवशेषी अंग कहेंगे। अकल दाढ़, अकल दाढ़ होती है ना, लास्ट वाली जो दांत होते हैं उनको अकल दाढ़ कहते हैं। तो उस अकल दाढ़ का पाया जाना भी हमारे पास कोई रोल नहीं है उसका, और बहुत लेट आती है। जब तक तो खा पी के हम बड़े हो चुके होते हैं, जब तक वो आती है तो बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, जो दूसरे जीव जंतु हैं उनमें इसके रोल होता है पाचन के अंदर। तो अकल दाढ़ का पाया जाना। पुच्छ कशेरुक, हमारी रीढ़ की हड्डी का जब आप अध्ययन करेंगे तो जो पिछला सिरा है वो पूंछ बनाता है, जिसको पुच्छ कशेरुक कहते हैं। यानी पूंछ बनाने वाली कशेरुकाएं, कशेरुक दंड का वो ऐसा जो पूंछ बनाता है, तो उसका पाया जाना हमारे यहाँ क्या करेगा भैया? हमारे तो पूंछ है ही नहीं, तो पुच्छ कशेरुक क्यों, लेकिन फिर भी है, तो वो हमारा अवशेषी अंग हो। निमेषक पटल, आंख के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे निमेषक पटल कहते हैं, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद है क्रमी रूप परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कई बार पेट में दर्द होता है या साइड में, डॉक्टर कहते हैं कि भैया ऑपरेशन होगा अपेंडिक्स का, तो उस अपेंडिक्स का पाया जाना, उस अपेंडिक्स का पाया जाना भी हमारे पास क्या है? अवशेषी अंग। ये देखिए, ये हमारे सामने कुछ अवशेषी अंग हैं। जैसे एक आपको ये दिखाई दे रही है आंत जैसी, उसमें से दो नलिया के जैसा बना हुआ है, तीर का सा निशान लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? आंत दिखाई दे रहा है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो उंगली जैसी संरचना दिखाई दे रही है नीचे वाली। एक तो छोटी आंत जुड़ी हुई है ऊपर की तरफ, और एक जो नीचे वाली है उंगली जैसी बनी हुई है, ये है अपेंडिक्स, क्रमी रूप परिशेषिका। इसका काम होता था जंतुओं में सेलुलोज का पाचन। सेलुलोज क्या होता है? घास फूस। तो घास का जो पाचन होता था, घास का पाचन किसमें होता था? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर घास। अब हम तो घास खाते नहीं है भैया, हमारे अंदर ये छोटी हो गई, अल्प विकसित हो गई और अवशेषी अंग के रूप में मौजूद है। कभी गलती से इसके अंदर भोजन पहुंच गया
गलती से भोजन पहुंच गया तो इसके अंदर सूजन आ जाती है। जब इसके अंदर सूजन आएगी तो ये अंगों पर प्रेशर डालेगी, दबाव डालती है अंगों पर, और जब दबाव डालती है तो वहां अंगों में दर्द महसूस होता है। जब दर्द होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराता है, वो उसको पता चलता है इसका साइज बढ़ गया, तो वो कहते हैं कि भैया इसको कटवा के अलग करा दो, क्योंकि इसका काम तो हमारे शरीर में कुछ है नहीं। एक ऑपरेशन करके डॉक्टर इसको काट कर अलग कर देते हैं, दर्द खत्म हो जाता है। ये होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो उसके सर बाद ये आप क्या देख होता रहे है हैं, निमेशक पटल? बता रहा हूँ बेटा, अभी ला रहा हूँ मैं उसको, अच्छा डायग्राम मैंने से ही बता पाऊंगा, यहाँ से बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। ला रहा हूँ, थोड़ी देर रुको, एक एक करके देख लेते अच्छा अच्छा हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ही जाना है ये बस कॉर्डल वर्टी। हाँ कुछ बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था, मुझे लगा ही निकल गया क्या मुझसे। नहीं 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 निकला बेटा, नहीं अभी आ रहा है। उसके बाद है ये कॉर्डल वर्टिब्री, आपको दिख रहा है कॉर्डल वर्टिब्री, पुच्छ कशेरुक दिख रही है ना, रीढ़ की हड्डी का आखिरी पार्ट जो होता है। हाँ सर। तो यह भी है, यह भी हमारे लिए किसके काम आता है? ये कोई पूंछ बनाने का काम करता था हमारे पूर्वजों में, लेकिन आज चूंकि हमारे पास पूंछ नहीं है तो अब से इसी अंग के रूप में मौजूद है। अब देखिए बेटा, यह है निमेशक पटल। आंख आपको दिखाई दे रही है? आंख के दो सिरे होते हैं, एक तो नाक के पास होता है और एक नाक से दूर। तो जो नाक के पास वाला है वहां पर एक झिल्ली पाई जाती है, बिल्कुल इस कोने में इकट्ठी है झिल्ली। आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी अपनी आंख को? नहीं देख पा रहे हो, आंख से ही तो देखते हो। आईने में देखना कभी, यहाँ पर कोने में एक झिल्ली यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। और ये पक्षियों में, मछली वर्ग में शटर लगा देती है, पारदर्शी होती है। जब हवा, पानी, धूल के कण आंख से टकराने लगते हैं तो इस पर शटर लगा देती है, झिल्ली पूरी आंख को ढक लेती है, जिससे आंख के जो रेटिना है, आइरिस है, उस पर, सॉरी आइरिस पर या प्यूपिल पर नुकसान नहीं पहुंचा पाती। बात समझ में आई? पर इसका यूज तो आज भी हो सकता है, तो फिर ये अपशेषी अंगों में क्यों आती है? नहीं, पलक आ गई हमारे पास, पलक, आंख बंद कर लेते हैं, जैसे हवा पानी कुछ भी आता है तो पलक, अगर पलक नहीं होती, उनके पलक नहीं होती ना। अच्छा। उनके नहीं होती, पक्षियों के नहीं होती, छिपकली के नहीं होती, मछली के नहीं होती, इनके पलकें नहीं होती हैं। पानी आएगा तो कैसे बंद करेंगे, इसलिए उन पर शटर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया है? निमेशक पटल समझ में आ गया? आ गया। उसके बाद और कुछ है, ये अकल दाढ़ है ना, अकल दाढ़ का पाया जाना। और केनाइन, केनाइन मतलब हमारे ये दांत है ना, दो चार, नीचे वाले चार दांत को हटाकर पांचवा दांत इधर, पांचवा दांत उधर, आगे के चार दांत को छोड़कर पांचवा इधर और पांचवा उधर। ये दांत है, इनका काम होता था चीरने फाड़ने का। जब मानव मांसाहारी था या उसके पूर्वज मांसाहारी थे, तब मांस को चीरने फाड़ने का काम करते थे। लेकिन चूंकि अब हम मांस को चीरने फाड़ने का काम नहीं करते हैं, इसीलिए ये दांत भी अवशेषी अंगों के रूप में हमारे शरीर में मौजूद हैं। ठीक है जी? तो ये तो हो गया हमारे पास अवशेषी अंगों से प्रमाण। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं कान की मांसपेशियां। कान की मांसपेशियां है ना, हाथी है वो कान हिला देता है अपना, गाय है वो कान हिला देती है, क्योंकि उसके पास क्या है, मांसपेशियां हैं। तो मांसपेशियों के द्वारा गति करा देती हैं कान में और मक्खी को उड़ा देते हैं। हमारे कान में भी ये मांसपेशियां हैं, आपको दिखाई दे रही हैं जुड़ी हुई। ये मांसपेशियां हमारे कान में भी हैं, लेकिन निष्क्रिय हैं, अवशेषी अंग के रूप में इनका कोई रोल नहीं। बात समझ में आ गई आपको? और इसी तरह से दूसरे जीवों में भी अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे मानव में है, ऐसे ही दूसरे जीवों में भी पाए जाते हैं। जैसे लिख रखा है पाइथन में, ई को देखिए, ई को, चले ऐसे देखते हैं। खटमल के अवशेषी पंख, खटमल उड़ नहीं पाता, चलता है, लेकिन उसके ऊपर छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं, तो वो अवशेषी हैं। इसका मतलब खटमल का विकास ऐसे जीव से हुआ है। मच्छर से हो गया हुआ खटमल, मच्छर उड़ता है
और खटमल के अंदर ये अवशेषी है। इसी तरह से बी में है ऑस्ट्रिल के अवशेषी पंख। ऑस्ट्रिल क्या होता है? शुतुरमुर्ग होता है। तो शुतुरमुर्ग के ऑस्ट्रिच के जो अवशेषी पंख है, शुतुरमुर्ग के पास कुछ पंख तो ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत उड़ान भर सकते हैं, कुछ पंख उसके ऊपर ऐसे पाए जाते हैं जो अवशेषी हैं। अवशेषी का मतलब वो अब उड़ नहीं पाता, वो अब दौड़ पाता है, ठीक, लेकिन फिर भी ऊपर पंख है तो उनको अवशेषी कहेंगे। घोड़े के पाद में, घोड़े के पैर में जो उंगलियां पाई जाती हैं, उंगलियों का उसका कोई रोल नहीं है, वो क्या किसी चीज को थोड़ी पकड़ेगा, तो वो भी अवशेषी अंग के रूप में है। और वेल की अवशेषी अंश मेखला, जो वेल मछली है उसके पास अंश मेखला मतलब समझे, कंधे वाली जो जॉइंट है, तो अब मछली के पास ये कंधे वाले जॉइंट का कोई रोल नहीं है, तो वो भी क्या है, अवशेषी अंग है। तो इस तरीके से मानव में अवशेषी अंग पाए जाते हैं, इसी तरह दूसरे जीवों में भी अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो अवशेषी अंगों का पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा जो विकास हुआ, पाइथन होता है अजगर, तो जैसे मछली के अंदर, वेल मछली के अंदर, ऐसे ही अजगर के अंदर भी ये जॉइंट पाए जाते हैं जो अनुपयोगी हैं, उनके किसी काम के नहीं है, और अवशेषी अंग के रूप में। तो इससे समझ में आया ये प्रमाण है जैव विकास का या नहीं? आप लोग नतीजा दीजिए मुझे, आप लोगों को कुछ समझ में आया इस बात से? हम कह सकते हैं कि हमारा विकास दूसरे जीवों से हुआ है या नहीं? नहीं कह सकते। पाए जा रहे हैं जिनका हमारे शरीर में कोई रोल नहीं, इसका मतलब कभी रहे होंगे वो जब कार्यशील होंगे तब। ठीक है, आगे चले। यस सर। ओके, उसके बाद है आनुवांशिकी से प्रमाण। ये बताइए ग्रुप में संख्या घट तो नहीं गई बहुत ज्यादा? कितनी संख्या घटे? ठीक है, आनुवांशिकी से प्रमाण। देखिए, आनुवांशिकी कहलाती है कि माता पिता से अपने लक्षणों का संतान तक जाना, ये आनुवांशिकता कहलाती है। माता पिता से उनके लक्षणों का संतान तक जाना। जैसे नीम का पौधा हमेशा नीम होगा, पीपल का पौधा पीपल होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, चूहे का बच्चा चूहा होगा। प्रोटोजोआ से जो कोशिका बनेगी वो प्रोटोजोआ होगी, अमीबा से बनेगी वो अमीबा होगी। ये जो है गुण, ये सभी में